तो दोस्तों मैं आर के सर, मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। साथियों तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए साथियों हम लोग अपने आगाज़ करते हैं इस नए सेशन की, जिसमें हम बिहार के TRE 4 से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, क्योंकि आप लोग का समय डाटा दोनों बहुत ही कीमती है। तो आइए साथियों इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हम लोग देखते हैं आज के प्रश्नों को। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बताइए आप लोग। पाटलिपुत्र यानी कि वहीं पटना है, यानी कौन सा है? वहीं पटना। पाटलिपुत्र का मतलब पटना। पटना को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? घुमा फिरा के यह प्रश्न कई बार आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है साथियों। अब इसका आंसर आप लोग से अपेक्षित है कि एकदम सही सही आप लोग दे देंगे। ऑप्शन ए अशोक महान, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आइए थोड़ा अशोक के बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ तथ्य। इनका पूरा नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी था। पूरा नाम क्या था साथियों? पूरा नाम क्या था? पूरा नाम इनका देवनाम प्रियदर्शी था। क्या नाम था? देवनाम प्रियदर्शी था। देवनाम प्रियदर्शी था। और इन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। और अब इनके एक पुत्र का नाम जो राहुल था और एक पुत्री का नाम संघमित्रा था। और इनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेज दिए? श्रीलंका भेजे। पुत्र कौन था? पुत्र का नाम राहुल था। और पुत्री कौन थी? पुत्री जो है संघमित्रा थी। संघमित्रा। और किसके? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दोनों को कहाँ भेज दिए? दोनों को श्रीलंका भेज दिए। कहाँ भेजें? श्रीलंका। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 84 जो अशोक हैं 84,000 स्तूपों का क्या किए थे? बौद्ध स्तूपों का निर्माण किए थे। क्या बनवाए थे? बौद्ध स्तूप बनवाए थे। कितने? लगभग 84,000। बौद्ध धर्म अशोक जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किनके बारे में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। यह गुप्त वंश का क्या था? सम्राट था। किस वंश का था? गुप्त, क्योंकि नाम ही चंद्रगुप्त है। इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। क्या बनाए? गुप्त संवत बनवाए। कौन सा संवत? गुप्त संवत का निर्माण कराएं। और इनके दरबार में जो कालिदास, बराहमीर, धन्वंतरी इत्यादि विद्वान रहते थे। कौन कौन रहते थे? विद्वान कौन कौन थे इनके दरबार में? कालिदास हो गए, कालिदास, बराहमीर और धन्वंतरी क्या थे? इनके राजवैद्य थे। धन्वंतरी इत्यादि लोग क्या विद्वान इनके शासन काल में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पिछले वीडियो में बताया बहुत ब्रीफ, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है कब साम्राज्य इन्होंने 322 ईसा पूर्व में, कब? 322 ईसा पूर्व में गुप्त वंश का क्या किए थे? स्थापना किए थे इन्होंने। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम साथियों चाणक्य था। क्या नाम था? चाणक्य था। इन्होंने अपने पटना को सर्वप्रथम किसने, यानी कि इन्होंने पटना को, यानी पाटलिपुत्र उस समय का था, पाटलिपुत्र को क्या बनाए? राजधानी बनाए। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? इनके ही पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। कनिष्क के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जान लीजिए कुषाण वंश का शासक था। यह किस वंश का था? कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का क्या था? शासक था। और अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। कौन थे? अश्वघोष इसी के दरबारी कवि थे। अश्वघोष इन्हीं के क्या थे? दरबारी कवि थे। चलिए अगले प्रश्नों के उत्तर पर चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में जो है शिक्षा का, यानी किस काल में पूछा है साथियों? मौर्य काल में पूछा है। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी नालंदा। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, तक्षशिला। वैशाली के बारे में हम लोग नहीं देखे, देख लेते हैं। पहले वीडियो में बताए थे वैशाली के बारे में, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। और इसका नाम जो है महाभारत काल के राजा विशाल के नाम पे पड़ा। वैशाली का नाम किसके नाम पे पड़ा? राजा विशाल के नाम पे। किनके? राजा विशाल के नाम पे
लिख दे रहा हूँ, विशाल के नाम पर इसका नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा। और यहीं भगवान महावीर का जन्म भी हुआ था। सॉरी, यहीं पे क्या हुआ था, यहीं पे महावीर की जन्मस्थली है। क्या है? महावीर की जन्मस्थली यहीं पर है। और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिए और यहीं पे क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। कौन? महावीर स्वामी नहीं, भगवान बुद्ध की बात कर रहा है। किसकी बात? भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की कहाँ है? यहीं पे क्या हो गई, भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। क्या हो गई साथी? मृत्यु हुई यहीं पे इनकी मृत्यु हुई। और यहीं पे एक और प्रसिद्ध है। क्या है यहीं पे बरैला झील है। कौन सा झील है बिहार में? बरैला झील है, बरैला झील है। उज्जैन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ भी कुंभ लगता है। कुंभ कहाँ कहाँ लगता है आप लोग बताइए। पहले तो बताइए उज्जैन है कहाँ? उज्जैन ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसको महाकाल की नगरी के नाम से भी जानते हैं। उज्जैन को किसके? महाकाल की नगरी को नाम, महाकाल की नगरी के नाम से भी जानते हैं। और क्या है यहाँ? और ये तो ठीक है, लेकिन महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि उज्जैन जो है पूरे देश का जो है एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ चीता की ताजी भस्म से भगवान महाकाल की आरती होती है। तो जो चीता है उसकी जो ताजी भस्म है, ताजी भस्म, इसी से क्या होता है? महाकाल की पूजा होती है। किनकी? महाकाल की पूजा होती है। अच्छा, हमारा प्रश्न था कि महाकुंभ जो है कहाँ कहाँ लगता है? 4 स्थान पर लगता है। चारों स्थान का आप लोग नाम बता दीजिए। पहला तो इलाहाबाद, दूसरा है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी किनारे। ये तो आप लोग को पता ही होगा, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती। और कहाँ लगता है? नासिक में लगता है। कहाँ लगता है साथियों? नासिक में। नासिक में भी महाकुंभ लगता है। और एक जगह और लगता है, कहाँ? हरिद्वार। 4, इतना हो गया। तक्षशिला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगले पे थोड़ा सा ब्रीफ ही देख ले रहे हैं, क्योंकि ब्रीफ में जो है पढ़ने से बहुत अच्छा होता है। हर फैक्ट की जानकारी हो जाती है तथ्यात्मक पूर्ण रूप से। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं तक्षशिला के बारे में, थोड़ा सा नालंदा के बारे में देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं साथियों तक्षशिला, इसके बारे में आज तक्षशिला के बारे में देखते हैं। तक्षशिला के बारे में देखते हैं। यहाँ यह तक्षशिला में कहा है, यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय है। क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और क्या है? यह किस नदी के किनारे बसा है? यह जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसा है तक्षशिला। और क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी तक्षशिला की? इसकी स्थापना हुई थी सन लगभग 700 ईसा पूर्व। कब? लगभग 700 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके आचार्य, तक्षशिला के जो प्रमुख प्रणेता आचार्य हैं उनका नाम चाणक्य था। क्या नाम था? चाणक्य थे। और यूनेस्को ने विरासत धरोहर में भी इसको क्या किया है? सूची में शामिल किया है। किसने? यूनेस्को ने इसको क्या किया है? विश्व विरासत धरोहर में इसको शामिल किया है। विश्व विरासत धरोहर में। यह क्या? विश्व विरासत धरोहर में क्या है साथियों? शामिल है। आइए थोड़ा सा नालंदा के बारे में देख लेते हैं। नालंदा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को भी यूनेस्को ने क्या किया है? विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया है। इसको भी यूनेस्को ने क्या किया है? विश्व विरासत धरोहर में क्या किया है? इसको साथियों शामिल किया है, दोनों को। यूनेस्को में किसको भी शामिल किया है? यूनेस्को ने इसको भी विश्व विरासत धरोहर में क्या किया है साथियों? शामिल किया है। धरोहर में क्या किया है? शामिल किया है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना गुप्त कौन किया? ये बता दीजिए आप लोग। कौन किया? गुप्त सम्राट कौन किया?
कुमारगुप्त। कौन किया साथियों? कुमारगुप्त इसकी स्थापना करते हैं। कौन किया? कुमारगुप्त इसके संस्थापक हैं। और इसकी विशेषता यही है कि इसमें 300 कमरे हैं, 7 बड़े कक्ष हैं और 9 मंजिला पुस्तकालय या लाइब्रेरी है। कितने? 300 लिख देता हूँ। 300 क्या हैं? कमरे हैं। और क्या हैं? 300 कमरे हैं और 7 क्या है इसमें? बड़े सभागार हैं। और क्या है? और 9 मंजिला, क्या है? 9 मंजिला, ये सॉरी ये 9 मंजिला क्या है? लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है। इसी को जो है बख्तियार खिलजी क्या किया था? नष्ट ध्वस्त किया था। कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी क्या किया था? नष्ट किया था। इसी को जलने में लगभग 200 साल से भी ज़्यादा, 2 साल से भी ज़्यादा ऊपर लग गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? बताइए। जो कौटिल्य ने किसकी रचना की है? पहले तो यही प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अर्थशास्त्र की रचना की है और कितने अधिकरणों मतलब कितने भागों में बटा हुआ है, यानी कितने पाठ में है? 12 पाठ में है, 14 पाठ में है, 16 पाठ में है या 20 पाठ में है? बताइए आप लोग। बताइए आप लोग कितने पाठ में है? इसका सही जवाब हो जाएगा 14 पाठ। कितने पार्ट में बटा हुआ है? यह जो है 14 पार्ट में बटा हुआ है। निम्नलिखित में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किसमें हुआ है? अशोक, कुणाल, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। अशोक के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर है 150। कितना क्वेश्चन नंबर? 150 में आप अशोक के बारे में पूरी तरह ब्रीफिंग देख सकते हैं। बिंदुसार में क्या है? बिंदुसार के बारे में थोड़ा देखें। बिंदुसार क्या है? यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? यह किसका पुत्र था? यह चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और इसको अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं या फिर अमित्र घात को मद्रसार भी कहते हैं। इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो उपनाम क्या है? इसका उपनाम अमित्र घात है। क्या है? अमित्र घात है। अमित्र घात या फिर उसी को क्या कहते हैं? मद्रसार भी कहते हैं। मद्रसार पूछ लेगा प्रश्न में कि मद्रसार उपनाम से किसे जाना जाता है। और दूरधरा इसकी क्या थी? पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। प्रश्न उत्तर नंबर 150 में इसका भी आंसर है, देख लीजिए। ऑप्शन में बताया हूँ इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्योंकि अगर बताने लग जाऊँगा सब तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए जो है देख लीजिएगा आप पिछली वीडियो को। चलिए 155 नंबर सवाल चलते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो किसकी जो रचना है? बताइए। भास की, अश्वघोष की, विशाख दत्त की या शूद्रक की? पहले तो इन लोगों की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कि इनकी रचना कौन कौन सी है। इनकी रचना आप लोग बता दीजिए कौन कौन सी हैं। बताइए। पहले तो कि भास की रचना कौन सी है? स्वप्नवासव दत्ता। क्या है? स्वप्नवासव दत्ता। क्या नाम है साथियों? स्वप्नवासव दत्ता। इनकी पुस्तक हो गई। अश्वघोष की कौन सी पुस्तक है? बुद्ध चरितम। कौन सी है? बुद्ध चरितम है। और विशाख दत्त की कौन है? मुद्रा राक्षस। ये सब बहुत प्रसिद्ध इनकी पुस्तकें हैं। मुद्रा राक्षस हो गई। और शूद्रक की कौन सी रचना है? मृक्ष कटिकम है। कौन सी है? मृक्ष कटिकम है। मृक्ष कटिकम। बताइए किस पुस्तक में बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन मिलता है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस इज द राइट आंसर। कौन? मुद्रा राक्षस इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मगध में मौर्य वंश के शासक की स्थापना किसने की थी? बताइए। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। अशोक के बारे में प्रश्न नंबर 150 में मैं बता चुका हूँ, उसको आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 150 का जो क्वेश्चन है उसको। और बिंदुसार को किस क्वेश्चन में बताया हूँ? 154 नंबर क्वेश्चन बता दिया हूँ साथियों। पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिए।
154 इसी वीडियो में साथियों, 154 और 150 तो पिछली वीडियो में मिलेगा, लेकिन 154 तो इसी वीडियो में है। जस्ट इसके पीछे ये 2 प्रश्न पीछे ही मिल जाएगा आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी जस्ट बताया हूँ, ये अभी 150 में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी सुकल्प, ऑप्शन डी घनानंद। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा घनानंद। घनानंद इज द राइट आंसर। कौन साथियों? घनानंद। महापद्म नंद क्या था? महापद्म नंद क्या था? यह नंद वंश का संस्थापक था। किस वंश का? नंद वंश का। सॉरी, नंद वंश का क्या था? नंद वंश का क्या था? सॉरी, नंद वंश क्या था? नंद वंश का क्या था? संस्थापक था। नंद वंश का क्या था? संस्थापक था। कौन? महापद्म नंद। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया हूँ कि प्रश्न नंबर 150 आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद में थोड़ा सा घनानंद के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि घनानंद के बारे में हम लोग जो है किसी भी जो है ऑप्शन में नहीं था, इसलिए नहीं देख पाए थे। ये रीति का एक तो घनानंद जो ये इतिहास में है, जिनके क्या रीति काल के प्रमुख कवि हैं, और क्या ना इन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु मथुरा में हुई। बस यही इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। कहाँ है मृत्यु? मृत्यु मथुरा में। लिख देता हूँ, मृत्यु मथुरा में। इनको क्या कहा जाता है? इनको प्रेम का पीर कहा जाता है। प्रेम का पीर इनको वो कहा जाता है, इनको कहा जाता है। और ये कब? रीतिकाल से संबंधित हैं। कब है? रीतिकाल से संबंधित हैं। बस तीन फैक्ट इनके लिए बहुत है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? बताइए। मौर्य ने, कुषाण ने, गुप्त ने, शुंग ने? अच्छा चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक आप लोग बता दीजिए तब तक। कुषाण वंश का संस्थापक बता दीजिए, गुप्त वंश के संस्थापक बता दीजिए, और शुंग वंश के संस्थापक बता दीजिए। बताइए आप लोग। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा कडफिसेस थे। क्या नाम है? कडफिसेस। कौन थे? कडफिसेस थे। और गुप्त वंश के तो आप लोग जानते हैं कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन थे साथियों? श्रीगुप्त इज द राइट आंसर। शुंग वंश का बताइए संस्थापक कौन था? बताइए आप लोग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। चलिए, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। नंद वंश के पश्चात किस वंश का जो है शासन किया? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के आखिरी संस्थापक जो थे राजा थे, उनको हरा कर क्या किए? मौर्य वंश का जो है स्थापना की। किसने किए? चंद्रगुप्त मौर्य ने किए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 159। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? बताइए। किस सम्राट ने स्वयं को अपने आप से क्या कहा है? एक राट बोले हैं। क्या बोले हैं कि मैं एक राट हूँ? बताइए। ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी महापद्म नंद ने। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महापद्म नंद ने क्या बोले थे? अपने आप को एक राट बोले थे। बिंबिसार के बारे में बताया हूँ कि यह हर्यक वंश के संस्थापक थे। किसके? इसके संस्थापक थे। बार बार ये सब दोहराने और लिखने से आप लोग याद हो जाएगा साथियों। आप लोग जो मैं बार बार बता रहा हूँ तो बोरिंग ना होइए साथियों, बस ध्यान से सुनिए। सुनने से भी आधा याद हो जाएगा। किस वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश। किस वंश के? हर्यक वंश क्या थे? संस्थापक थे। अजातशत्रु क्या है? मगध के क्या है? प्रतापी राजा थे। और इनके पुत्र कौन थे? उदयन थे। पुत्र कौन थे? उदयन या उदयन कर लीजिए आप लोग, या उदयन भी कर लीजिए। कौन थे? उदयन थे। और इनके पिता क्या नाम? पिता कौन थे? पिता इनके बिंबिसार थे। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। बिंबिसार थे। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या बिंबिसार करके गद्दी हथियाया था। और अजातशत्रु की हत्या कौन? उदयन ने कर दिया। यानी कि इसी को क्या पितृहंता वंश भी बोलते हैं। यानी इसी को क्या बोलते हैं? पिता की मृत्यु करके गद्दी हथियाने का पितृहंता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश भी बोलते हैं इसको, इसी वंश को। इन्होंने इतना हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी, यहाँ सॉरी थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, प्रियदर्शी देव नाम प्रिय के रूप में
ज्ञात किया जाता है, बताइए। यहाँ पे प्रियदर्शी होगा साथियों, प्रियदर्शी मिसप्रिंट हो जाता है साथियों। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अशोक इज द राइट आंसर। अशोक इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त के बारे में तो मैं बताया हूँ प्रश्नोत्तर नंबर 150 में। हर्षवर्धन के बारे में नहीं बताया हूँ, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। इनके पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। इनके क्या थे? पिता थे। क्या थे इनके पिता? और ये जो क्या हुणों को क्या किए थे? पराजित किए थे। जो हर्षवर्धन है ये क्या हुणों को आक्रमण का आने से रोक दिया था। हुणों को पराजित किए थे। और समुद्र के बारे में थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। यह गुप्त वंश के चौथे राजा थे। गुप्त के क्या थे? चौथे राजा थे। और इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं समुद्र के बारे में, क्योंकि एक बार भी इनके बारे में नहीं हम लोग देखे ना। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। इन्होंने क्या कहा? अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। और इनको क्या नाम? कविराज की उपाधि भी मिली थी। क्या कहा जाता था इनको? कविराज भी कहा जाता था। किनको? समुद्रगुप्त को। इन्हीं के शासनकाल में जो गुप्त वंश का स्वर्ण युग माना जाता है। अशोक के बारे में तुम्हें बताया हूँ प्रश्नोत्तर नंबर 150 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जस्ट अभी पिछले प्रश्न में इसकी ब्रीफिंग कराया हूँ साथियों। बताइए। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। आइए कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनके पिता कौन थे? इनके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त सेकेंड। इन्होंने ये कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापना किए थे। संस्थापक यहीं थे। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय क्या थे? संस्थापक थे। कौन? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त के बारे में बताया प्रश्नोत्तर नंबर 150 पे। 150 का सी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, उसके बारे में ब्रीफिंग किया हुआ। ज़्यादा देर करने से जो है पूरा वीडियो जो है ब्रीफिंग करने से लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है समय डाटा कीमती होने के कारण हम लोग जो है थोड़ा सा कम ही देखेंगे। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कई दोनों चंद्रगुप्त प्रथम है। यहाँ प्रथम और द्वितीय अलग अलग है। बताइए आप लोग। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। किनको? चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनको? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि या फिर इनको किस नाम से भी जाना जाता है? महाराजा धीराज के नाम से। किस नाम से? महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है। इनका पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था। पुत्र कौन था? इनका पुत्र समुद्रगुप्त था, जिन्हें भारत को क्या कहा जाता था? नेपोलियन कहा जाता था। और इन्हीं के जो है शासनकाल में क्या है? भारत के स्वर्ण युग के लिए भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए शुंग वंश, पहला ऑप्शन है शक, और दूसरा है सातवाहन, तीसरा है कुषाण। बताइए आप लोग। बताइए आप लोग। कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर को पिन कीजिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश। शुंग वंश। अच्छा आप लोग बता दीजिए शुंग वंश का संस्थापक कौन था? बताइए आप लोग शुंग वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी जल्दी अपने जो है कमेंट के माध्यम से अपने आंसर दीजिए आप लोग।
इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। इसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए BN मिश्रा, ऑप्शन बी प्रिंसेप, ऑप्शन डी HD साकलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम इनका अभिलेखों क्या किया था? पढ़ा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, बताइए वह कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन ए मास्की का लघु शिलालेख, ऑप्शन बी बाबरू का शिलालेख, ऑप्शन सी रानी का स्तंभ लेख, ऑप्शन डी रुमिनदेई अभिलेख। इसका सही जवाब हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख। क्या हो जाएगा साथियों? मास्की का लघु शिलालेख। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? बताइए अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? नाम तो बहुत प्यारा सा है, देखिए प्रश्न का उत्तर प्यारा होता है कि नहीं। ऑप्शन ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि को कहते हैं सीता भूमि, या फिर जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को कहते हैं सीता भूमि, या फिर ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि को कहते हैं सीता भूमि, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? सीता भूमि कहते हैं। किस भूमि को? जो जनजातियों द्वारा क्या जोती बोई जाती है उसको क्या कहते हैं? सीता भूमि कहते हैं। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? बताइए। RK मुखर्जी ने की, विलियम जोन्स ने की, DR भंडारकर ने की, या BA स्मिथ ने की? बताइए आप लोग। बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स ने की। किसने? विलियम जोन्स ने की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विलियम जोन्स ने की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 168 पे। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र यानी पटना के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, बताइए। बताइए दिव्यावधान है, या अर्थशास्त्र है, या इंडिका है, या अशोक के शिलालेख हैं? कहाँ से पटना का जो है वर्णन उपलब्ध होता है? बताइए। और बताइए इनको लिखा किसने है? दिव्यावधान को किसने लिखा है? अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? इंडिका को किसने लिखा है? बताइए आप लोग। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडिका हो जाएगा। अच्छा दिव्यावधान लिखा किसने है? दिव्यावधान जो है अश्वघोष ने लिखा है। किसने? अश्वघोष ने लिखा है। और बताइए अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? अर्थशास्त्र को कौटिल्य या फिर चाणक्य कह लीजिए। कौन? कौटिल्य या चाणक्य ने लिखे हैं। दोनों एक ही हैं, एक नाम है अलग अलग। इंडिका को कौन लिखा है? इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, बताइए। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, या पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, या गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम क्षेत्र में, या फिर गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण और भागलपुर क्षेत्र में? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की लीची से याद रखिएगा आप लोग कि मुजफ्फरपुर लीची में क्या भांगर मिट्टी पाई जाती है, इसमें लीची बहुत अच्छी मात्रा में होती है, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी? बताइए सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पे? बताइए आप लोग। बताइए सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पे है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है पुनपुन, ऑप्शन सी है फल्गु, ऑप्शन डी है सोन। बताइए आप लोग किस नदी पे है रेल पुल सबसे लंबा? इसका सही जवाब हो जाएगा सोन। सोन नदी इज द राइट आंसर। सोन नदी इज द राइट आंसर। सोन निकलती कहाँ से है? बताइए आप लोग। सोन नदी कहाँ से निकलती है? या अमरकंटक से निकलती है? कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। चलिए अगले प्रश्नों को चलते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों। तो इसलिए साथियों हमारे अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों।
हमारा प्रैक्टिस किंग जो हिंदी एकदम इसको टॉप पे आप लोग पहुँचाइए। आप लोग की जो सहभागिता बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को बस यहीं पे विराम देते हैं। साथियों अपने आर के सर को जो है इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।